हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। हम रोटेशनल डायनेमिक्स का आगे का टॉपिक ले रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या होता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन? यहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे ये एज्यूम करना है, ये क्यों करते हैं हम? तो इसका ही इम्पोर्टेंस में आज आपके लिए इस लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे जब मैंने ये स्केल लिया है, यहाँ पे 2 इरेजर लगाए हैं और ये जो मास है ना, ये देखिए यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इससे बहुत दूर लगाया है। तो देखो, मुझे इसे घुमाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इजीली नहीं घूम पा रहा है। लेकिन अगर यही मास में एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास लेके आती हूँ, अभी देखिए यहाँ पे मैंने मास जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास रखा है तो मैं इसको बहुत इजीली घुमा पा रही हूँ। इट्स वेरी इजी। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आपको सिर्फ लगेगा स्केल और 2 इरेजर। कितना सिंपल है ना। अक्सर आपके अगर बिगर इरेजर्स हो तो और इजी हो जाएगा। तो चलो स्क्रीन पे आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, तो मैंने जैसे आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, राइट? तो यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंडिकेट करने के लिए हम क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि इमेजिन करो मेरे पास ये एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का मास कैपिटल है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये पूरा डिस्क, राइट, इमेजिन करो, ये हाइपोथेटिकल है, हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस डिस्क को मेल्ट करती हूँ, राइट, यहाँ पे अगर मैं इस डिस्क को मेल्ट करती हूँ तो उस टाइम पे उसका जो पूरा मास है, वो पूरा मास मैंने एक पॉइंट पे क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया। मतलब वो पूरा जो डिस्क था वो पूरा इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिया। तो मुझे इसे ऐसे पॉइंट पे रखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि यहाँ पे इस पार्टिकल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगी, सपोज मैंने इसको रखा के डिस्टेंस पे, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी रहेगी, मास m, डिस्टेंस स्क्वायर के स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई m के स्क्वायर। ऑल राइट, सो m के स्क्वायर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होनी चाहिए। फाइन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पहले जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट? दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डिस्क है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये रहता है mr²/2। ओके, ये इसका ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। और अभी इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m²। तो नेसेसरी कंडीशन है ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं ये मास को कट करती हूँ तो मुझे k की वैल्यू क्या मिलेगी, k विल बी इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर रूट भी लिया मैंने, r/√2। कितना सिंपल है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन उसका हो गया r/√2। जो ऑब्जेक्ट की इनर्शिया थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, उसको हमें इक्वेट करना है m² के साथ। k होता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन टेल्स अस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे फैला है अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमें रेडियस ऑफ गायरेशन बताता है। ठीक है, जितना फैला, वो ज्यादा मास फैला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जितना ज्यादा दूर है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। मतलब के जितना ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, के जितना कम उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। इसीलिए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो है mr²/2 और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, r/√2। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करो, ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट
रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr स्क्वायर। और mr स्क्वायर को किसके साथ इक्वेट करना है, mr स्क्वायर को इक्वेट करना है mk स्क्वायर के साथ। तो जब मैं ये दोनों इक्वेट करती हूँ तो m कैंसल, ऑल राइट। तो k मुझे क्या मिला यहाँ पे, k विल बी इक्वल टू r। तो यहाँ पे रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो ज्यादा है और डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन उसको √2 से डिवाइड किया ना, मतलब कम हो गया उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। सो यहाँ पे रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, तो ये बहुत बार MCQ टाइप में क्वेश्चंस में आता है कि the radius of gyration of a ring about an axis passing through its center will be equal to, और आपको 4 ऑप्शंस देते हैं और आपको लिखना होता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे mr स्क्वायर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसका फॉर्मूला है उसको किसके साथ इक्वेट करना है, mk स्क्वायर के साथ। किसके साथ, mk स्क्वायर के साथ। और फिर मास को कैंसिल करके k फाइंड आउट करना है, राइट। अभी इससे आगे हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन शेप्स। तो ये देखिए ये सम कॉमन शेप्स है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको जो PDF है उसमें दिए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा भी दिए हैं आपको। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखने ही रखने हैं, राइट। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन r, all these axes are passing through center, right, and perpendicular to plane। so यहाँ पे इसका भी एक्सिस क्या है, passing through center and perpendicular to plane। so डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन r by √2। सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है ये देखो मार्कर क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर को जब मैं ऐसे रोटेट करती हूँ ऐसे, राइट, तो उस टाइम पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है यहाँ से। तो अगर मैं इस सिलेंडर को कट करती हूँ तो इसका छोटा पार्ट मतलब डिस्क हो गया ना। तो डिस्क के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, r by √2, सॉरी हाफ mr स्क्वायर। तो इसलिए ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया उसका r by √2, ऑल राइट। उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें मिलेगा 2/5 r। ओके, सो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि सपोज मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्क के लिए अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस एक्सिस के लिए, mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन अगर मैं एक्सिस ये लेती हूँ टेंजेंशियल, एक्सिस मैंने टेंजेंशियल लिया तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा ना, राइट। ये देखो यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक साइड में, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तब यूज करते हैं जब दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल हो, ठीक है। तो अभी और एक एग्जांपल देते हुए देखो ये जो रिंग है, राइट, ये रिंग का ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करती हूँ ऐसे, तो अभी ये दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये मुझे कैलकुलेट करना है। सपोज ऐसे रोटेट किया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे रोटेट किया, तो अभी ये एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है ना, तो हमें इन दोनों का रिलेशन कैलकुलेट करना है। सो
बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहले हम कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब अमीबा ड्रॉ करना है आपको, और उसका एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे एट पॉइंट पी। उसके बाद ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, राइट, जो मैंने बताया था ना ये वाला, ये ओ है अभी। और दूसरा एक्सिस जो है वो पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस जो है वो पास हो रहा है सेंटर से, ये दूसरा एक्सिस, ठीक है। और ये दो एक्सिस जो है, राइट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है h। तो मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भाई बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस लिखती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओ मतलब एम आई अबाउट ओ, तो वो आएगा मास डीएम, मास डीएम, इस पार्टिकल का मास कितना है डीएम, और इस पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस कितना है, इसका ओ से डिस्टेंस ओपी, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिया ओपी स्क्वायर डीएम। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। छोटे से पार्टिकल का इतना है, अगर पूरे ऑब्जेक्ट का लिया तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंटीग्रेट ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे आईसी लिखना है तो आईसी क्या आएगा, मास वही रहेगा डीएम, और डिस्टेंस अभी चेंज हुआ देखो सीपी स्क्वायर, ठीक है, सीपी स्क्वायर। अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएम तो सेम है इन दोनों में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये देखिए स्क्वायर है ना, तो क्लिक हुआ कुछ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर वगैरह, तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, इसलिए मैंने P से OC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब मैं P से OC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, PD इज परपेंडिकुलर टू OC, तो मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं। ये है बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल OPD। उसमें देखिए अगर मैंने ट्रायंगल OPD में पाइथागोरस यूज किया तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है मैथ्स में। सो OP स्क्वायर मुझे मिला, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो OD जो है, OD को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, OC प्लस CD। तो मैंने यहाँ पे लिखा OD इज इक्वल टू OC प्लस CD। ओके, तो यहाँ पे जो OD बना था वो था OC प्लस CD, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया OC प्लस CD। A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला कितना सिंपल है। तो अगर मैं A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज करती हूँ तो मुझे मिलेगा A स्क्वायर प्लस 2AB OC इंटू CD प्लस B स्क्वायर, राइट। और ये PD स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, ये PD स्क्वायर। अगर मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ CPD, और उसमें हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस यूज करती हूँ, तो मुझे मिलेगा CP स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। सो मैं ये पूरे टर्म को CP स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो मैंने किया OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OCCD प्लस CP स्क्वायर। इस पूरे को मैंने CP स्क्वायर से रिप्लेस किया। तो मुझे तो चाहिए भाई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे OP स्क्वायर है मेरे पास, क्या नहीं है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएम। तो मैंने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू डीएम। सो आई गॉट इंटीग्रेशन OP स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू OC स्क्वायर डीएम प्लस 2OCCD डीएम प्लस CP स्क्वायर डीएम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, उससे IO मिला, ये IC, और हमारा ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीरो कैसे हुआ।
देखो ये जो हम सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स, राइट। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास मैंने अगर कंसिडर किया, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने एग्जैक्टली हाफ सेक्शन लिया है। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है कि अगर ये एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर में यहाँ पे, करेक्ट। अगर मैं इस पॉइंट को बैलेंस करती हूँ, इस पॉइंट को मैंने अगर बैलेंस किया, तो वो ऑब्जेक्ट इजीली बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वही स्केल वाला एग्जाम, स्केल में फिर से वापस ले रही हूँ। यहाँ पे अगर मैंने स्केल को एग्जैक्टली सेंटर पे, देखो अभी यहाँ पे इस साइड में ज्यादा झुक रहा है क्योंकि उस साइड में मास ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर पे कैच करती हूँ, तो ये देखो एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने इसको कैच किया है, तो ये ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, क्योंकि जितना वेट इस साइड पे है, ओके, जितना वेट इस साइड पे है, उसकी वजह से एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है और रिएक्शन फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, तो ये हो गया एक क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट। और अगर मैं ये साइड कंसिडर करती हूँ, जितना वेट डाउनवर्ड से उतना रिएक्शन अपवर्ड से, तो मुझे यहाँ पे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जो क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज था एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखो ये अगर इसको नीचे खींचेगा तो ये रिएक्शन फोर्स, ये आएगा हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क। ये वेट जब इसको नीचे खींचेगा और ये उसका रिएक्शन फोर्स, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जब वेट दोनों साइड पे सेम हो, मतलब जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास को कंसिडर कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और वो कितना हो जाता है, जीरो। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जीरो लिया है, ठीक है। अभी इसके बाद ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ये सारे वैल्यूज, तो मुझे यहाँ पे ये है आई ओ, ये है ओसी, ओसी ये तो है एच, राइट। ओसी क्या है हमारे पास, एच। तो ये हो गया एच स्क्वायर डी एम प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो, प्लस आई सी, आई सी मतलब ये सी पी स्क्वायर का हमने वैल्यू लिखा आई सी, और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलता है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस डी एम का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम, कैपिटल एम, तो इसलिए मैंने लिखा एम एच स्क्वायर। एच तो कांस्टेंट है ना, आप पॉइंट कहीं पे भी लो, पी पॉइंट कहीं पे लो, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसे हमने आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिया था और सिर्फ डीएम का इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था। ओके, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर हमें एक पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक एक्सिस के लिए, तो हम दूसरे एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये जो रिंग का मैंने बताया था आपको, रिंग के लिए ये एक रिंग है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रुको एक मिनट, ये है एक रिंग, ओके। तो इसके लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई सी है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। आई सी इज इक्वल टू वॉट, एम आर स्क्वायर, राइट। और ये जो एक्सिस है ना भाई, ये हो गया आई ओ। आई ओ के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है आई ओ के लिए, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ओ इज इक्वल टू आई सी, आई सी कितना है हमारे पास, एम आर स्क्वायर, आई ओ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये दोनों के, अभी यहाँ पे ये एक्सिस है ना, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे h हो गया r, उसका स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर, दोनों ऐड करते हो तो आपको ये मिलेगा 2 mr स्क्वायर,
ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये एक्सिस के लिए पता था, इस एक्सिस के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। तो ये तो हो गया अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली हम पढ़ सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसका स्टेटमेंट तो भी लिखना पड़ेगा ना, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट बहुत इजी है, इसी फॉर्मूला से मुझे स्टेटमेंट लिखना है। बहुत से बच्चे सोचो अरे इतना बड़ा स्टेटमेंट कब लर्न होगा, जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो आई ओ क्या है, आई ओ इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। आई सी क्या है, पासिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सो लेट्स फ्रेम दिस स्टेटमेंट। Moment of inertia of a rigid body about an axis, okay, about a given axis is equal to IC. IC क्या है, moment of inertia about an axis passing through center of mass. So moment of inertia about an axis passing through its center and product of, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट है ना ये दोनों का, mass of the object एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मेरे स्टेटमेंट देखो आप ध्यान से सुनिए, फिर से बता रही हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट और अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट about a given axis is equal to sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass and product of mass of an object and square of its distance from the axis of rotation, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, बहुत इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे मेरे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है एक प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना मतलब जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, राइट, जिसका थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है। ये देखिए ये भी एक प्लेन लैमिना है, थिकनेस इसका बहुत क्या है, कम है। तो यहाँ पे मुझे अगर इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस के लिए पता है, तो मैं इस एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, इसका प्रूफ जो है ना, पूरे रोटेशनल मोशन चैप्टर में सबसे इजी प्रूफ है, इससे इजी प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से कंसिडर किया एक स्मॉल पार्टिकल, ओके, जिसका मास क्या है, dm, और ये मैंने सिचुएट किया है एट पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है ना, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, AP, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, BP। तो मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो वो हो गया dm, डिस्टेंस AP। अगर आप ध्यान से देखते हो तो AP इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट, AP इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा y स्क्वायर dm। यही एक अलग बात है, यहाँ पे आप चूक गए तो आपका डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपको याद रहा कि जो x एक्सिस से डिस्टेंस रहता है वो y कोऑर्डिनेट रहता है, मतलब आपको समझ में आ गया ये डेरिवेशन। आई वाई, सिमिलरली मैं आई वाई लिखना चाहती हूँ तो bp स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, bp स्क्वायर, और मास कितना है, dm, इंटीग्रेशन bp स्क्वायर dm। तो वो हो जाएगा x स्क्वायर dm, ठीक है। तो अगर ये x है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये x हो जाएगा, है ना। और z एक्सिस जो है, z एक्सिस, उससे इसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस कितना है z एक्सिस से, तो पॉइंट का डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे मैंने लिखा r स्क्वायर dm, iz इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, r स्क्वायर इंटू dm।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज करती हूँ, कौन से ट्राइंगल में, OPA, यहाँ पे पाइथागोरस यूज किया तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर। और फिर सिंपली इसका इंटीग्रेशन सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर डी एम, व्हाट इज एक्स स्क्वायर डी एम, देखो एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, आई वाई, और वाई स्क्वायर डी एम क्या है, आई एक्स, एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, आई वाई, और वाई स्क्वायर डी एम क्या है, आई एक्स। कैसे, मैंने ये आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो हमारा ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव हुआ, जो कहता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए नेसेसिटी क्या है कि कब हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों, ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो लैमिना होता है, जो बॉडी होती है या तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेन लैमिना होना चाहिए, लीफ, पेपर, ये क्या होता है, लैमिना, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जहां पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑब्जेक्ट को कट करता है या बॉडी को कट करता है, वहां पे ये दो एक्सिस इसको मीट करने चाहिए, ओके। सो दीज टू एक्सिस मस्ट बी कॉन्करेंट विथ थर्ड एक्सिस, ओके, और मस्ट बी कॉन्करेंट with the point where third axis cuts the lamina, okay। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो Iz क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, z परपेंडिकुलर है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स और वाई दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड कॉन्करेंट विथ, ये देखो कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना एंड दीज टू मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये डिस्क कंसिडर किया, राइट, ये डिस्क, और मुझे पता है कि अबाउट सेंटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। अभी मुझे कैलकुलेट करना है अबाउट अ डायमीटर। इस डायमीटर के लिए मुझे, अगर ये एक्सिस मैंने लिया तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का कितना रहेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में यूज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, राइट। तो मैंने इसको एज्यूम किया, ये तो हो गया एक्स, आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दिस डायमीटर, और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, तो ये हो गया आई वाई, ऑल राइट। तो ये डायमीटर है, मतलब दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो गया, सेम। और ये भी डायमीटर है, मतलब इस साइड पे और इस साइड पे भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, सेम हो गया, सिमेट्रिकल बॉडी है ना। तो आप ऑब्जेक्ट को अलोंग दिस एक्सिस घुमाओ या तो अलोंग दिस एक्सिस घुमाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्या लिया मैंने यहाँ पे, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। और अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। So I will get Iz is equal to Ix plus Iy. Okay, so let's put these two. दोनों तो सेम है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Ix, और ये भी मैंने Ix लिया तो Ix plus Ix हो जाएगा 2Ix। Iz कितना है मेरे पास, Iz mr square by 2. So here I will write mr square by 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आई विल गेट आई एक्स इज इक्वल टू
mr square by 4. What I will get? mr square by 4. सो ये था यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है क्या जिसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी? तो आंसर है यस। तो कौन सा है एग्जाम्पल वो? सपोज अगर आपको ऐसे दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन अ प्लेन ऑफ द बॉडी। तो अगर ये डिस्क है राइट, इन द प्लेन मतलब ये बॉडी का प्लेन है ना, ये बॉडी का प्लेन है, उसको टेंजेंट, तो ये नहीं तो ये ऐसे, ठीक है। इस एक्सिस के लिए मुझे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सपोज अगर मुझे ये पता है ये कितना है, ये एक्सिस के लिए मुझे पता है ये कितना था, mr स्क्वायर बाय 2 है ना। लेकिन अगर मैं ये एक्सिस देखती हूँ, ये वाला एक्सिस, तो ना तो ये इसको पैरेलल है, ना तो मैं मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं यूज कर सकती और परपेंडिकुलर भी नहीं यूज कर सकती क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों थ्योरम यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगी, अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगी, अबाउट डायमीटर। तो अबाउट डायमीटर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखाया है आपको। अबाउट डायमीटर कितना मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया mr स्क्वायर बाय 4। तो ये अभी ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल हो गए ना, ये दो एक्सिस। तो यहाँ पे अभी मैं यूज करूंगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा h इज इक्वल टू, बताइए, r, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी है मेरे पास, अभी आई सी ये नहीं लेना है, हाँ, कौन किसको पैरेलल है ये, y को। तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 4 लेना है, वो भी तो सेंटर से पास हो रहा है ना डायमीटर, प्लस m, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, mr स्क्वायर। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करती हूँ, तो 4mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, आई विल गेट 5mr स्क्वायर बाय 4। तो देखिए यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके अबाउट डायमीटर कैलकुलेट किया और फिर पैरेलल एक्सिस यूज करके अबाउट अ टेंजेंट कैलकुलेट किया। तो ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने आपको बताया ये भी समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके वो पूरा डेरिवेशन लिखिए और फिर उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे मैंने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है उस पर आप मुझको मेल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। तो टिल देन बाय। हाँ, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।